नमस्कार विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, पूर्व विद्यार्थियों। मैं आज उपस्थित हूँ आपके सामने हिंदी भाषा की व्याकरण को गहराई से समझने के लिए हमें क्या करना होगा उस पर मैं चर्चा करूँगा। हमें व्याकरण समझना है। बहुत से विद्यार्थियों को व्याकरण की परिभाषा नहीं है, फिर हम उस व्याकरण को सीखेंगे, सीखने का अंदर है। जैसे अगर इसको हम शब्द को ही खोल के देखें तो विधन आकरण, इसका शाब्दिक अर्थ में बता रहा हूं। व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ विधन आकरण। यण स्वर संधि का नियम है। ई के बाद आ हो तो लिंग के या होता है, ये यण स्वर संधि में होता है। या बना वी आधा हो गया व्याकरण। आज क्या हुआ? वी उपसर्ग जिसका अर्थ है विशुद्ध रूप से, विज्ञान विशुद्ध, ये शब्द बने तो वी उपसर्ग लगता है, उसमें विशिष्टता आया। और आकरण का अर्थ होता है, इसमें भी समास है। अगर देखा जाए आ उपसर्ग कर्म उपसर्ग, कर्म कर्म बना कर्म से, और आ तक जैसे आकंठ कंठ तक ऐसे होता है। तो इसका पूरा अर्थ हुआ व्याकरण किसे कहते हैं कि व्याकरण किसी एक, यूं याद रखना, किसी एक भाषा की, तो भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए बने नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। यानी मैंने लिखा है केवल लिखने के लिए, यहाँ और भी बोल सकते हैं बोलने के लिए, क्योंकि मूल रूप से भाषा की दो अभिव्यक्ति है, लिखना और बोलना। भाषा की दो अभिव्यक्ति है, लिखना और बोलना। तो लिखित रूप और मौखिक रूप दोनों की शुद्धता के लिए कुछ नियम बने हुए हैं। उन नियमों की जानकारी देने वाला एक शास्त्र, व्याकरण का एक शास्त्र भाषा का व्याकरण कहलाता है। और किसी भी भाषा को इन बोली से भाषा बनने के लिए व्याकरण की आवश्यकता है। एक समय हिंदी भाषा भी खड़ी बोली के रूप में विकसित थी। मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, वहाँ खड़ी बोली के रूप में उतने ही क्षेत्र में बोली जाती थी। लेकिन उसने अपने व्याकरण में सुधार किया, अपने शब्दकोश में वृद्धि की, तो वह राज्य का संरक्षण प्राप्त हुआ, तो वह एक भाषा बन गई। आज एक भाषा है। तो व्याकरण किसे कहते हैं? अगर कोई पूछे तो हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखित और मौखिक रूप को जानने के लिए बने नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अगर हम इसमें व्याकरण की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम हिंदी व्याकरण की बात करें तो हम इस बात को यूँ समझ सकते हैं कि हमारी हिंदी की जो व्याकरण है ना, उसे रटना नहीं है। आपको सहजता से शरीर विज्ञान के अनुसार भीतर उसको ढालना है। भाषा हमारा संस्कार है। भाषा से व्यक्ति की प्रकृति का पता चलता है। मनुष्य के लिए भाषा है, पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए केवल संकेत है। तब कहते हैं भाषा के तीन रूप होते हैं, आधुनिक विद्वान कहते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक रूप। लेकिन हम जो अध्ययन करते हैं सीनियर सेकेंडरी तक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का हो या CBSE का हो 12वीं तक, उसमें कहते हैं भाषा के जो दो रूप हैं, लिखित और मौखिक, उन्हीं का अध्ययन करते हैं। उन्हीं के बारे में विद्यार्थी को जानकारी होनी चाहिए। तो भाषा का व्याकरण है, ये भाषा बन गई। उस संपूर्ण व्याकरण को शरीर विज्ञान के अनुसार समझना। हमें ये देखना है कि ये जो है ये मनुष्य है, और जो इनके तीन रूप अगर हम करें तो यही व्याकरण के तीन रूप है। ये मनुष्य का आधार है पाँव,
दोनों पांव मजबूत होने वही व्यक्ति कुछ करेगा। यहाँ मेरुदंड स्थित है, मेरुदंड जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और यहाँ मस्तिष्क स्थित है जो आदमी के शरीर में तुरंत सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। जैसे आप और हम सब जानते हैं कि हमें चलते राह चलते अगर कांटा भी चुभता है तो हमें तुरंत मस्तिष्क सूचना दे देता है कि शरीर के कौन से स्थान पर कोई चीज अंदर चुभी है। ये मस्तिष्क का काम है। तो व्याकरण के विभिन्न रूप है। व्याकरण का आधार वर्ण है, व्याकरण का मेरुदंड या लीड शब्द है, और व्याकरण का मस्तिष्क वाक्य है। बस सोच में अगर हम देखें तो हिंदी व्याकरण की 3 भाग हैं। हिंदी व्याकरण को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं और विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं। पहला हुआ वर्ण विचार, दूसरा हुआ शब्द विचार, तीसरा हुआ वाक्य विचार। वाक्य विचार हम अगर एक भाषा का परिष्कृत रूप जानना चाहते हैं तो हमें इन तीनों की जानकारी एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में। यदि आप भाषा के जो शिक्षक या विद्यार्थी जानकार होते हैं वो विद्वान कहे जाते हैं। एक लोक में प्रचलित एक बात है कि जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा भाषाओं का जानकार है वह उतना ही ज़्यादा विद्वान माना जाता है। स्त्री है तो विदुषी माना जाता है। भाषाओं का ज्ञान हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, राजस्थानी का, बेशक हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं है। हम अभी शासन से, सरकार से संघर्षरत है कि हमारी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए, लेकिन जिस दिन मिलेगी राजस्थानी भाषा में भी हम अपनी अभिव्यक्ति को लिखित रूप में और मौखिक रूप में प्रकट कर सकेंगे। उसका भी हम व्याकरण और इतिहास जानेंगे। यहाँ बात हिंदी भाषा के व्याकरण की जा रही है, तो हम उसको 3 भागों में विभाजित करके वर्ण विचार, ये मनुष्य का जब तक आधार मजबूत नहीं होगा तब तक व्यक्ति जीवन में कुछ कर नहीं सकता। वो कर भी सकता है जज्बे वाले, तो वो बात नहीं रहती। पांव मजबूत होने चाहिए तभी कुछ कर पाता है। और मेरुदंड स्वस्थ, हमारे शरीर में जो है मध्य भाग है उसमें सारे शरीर की मशीनरी फिट है, इसलिए वो जब तक स्वस्थ रहेगा तब तक हम स्वस्थ रहते हैं। और वाक्य विचार मस्तिष्क, बात भाषा की वाक्य तक पहुंच गई तो भाषा की अभिव्यक्ति पूर्ण हो और उसको हम कहते हैं कि वहाँ भाषा सार्थक सिद्ध हुई, भाषा अपने समाज के रूप में जुड़ी हुई महसूस हुई। तो इन तीनों को समझना है। अब इस संपूर्ण व्याकरण को अगर मैं बदलाऊँ तो बदलाता हूँ विस्तार से सबको धीरे धीरे। एक बार इस व्याकरण में सबसे जो कठिन टॉपिक है वहाँ से मैं शुरुआत करूँगा, क्योंकि जिस विद्यार्थी को संपूर्ण तीनों भागों में अगर संधि आती है तो वह विद्यार्थी समास भी अपने आप कर लेगा, प्रत्यय उपसर्ग भी अपने आप कर लेगा, और उसके लिए कई सारे शब्दों का अर्थ जानने में सुविधा रहती है। लिखने में अशुद्धि नहीं करेगा, बोलने संबंधी, वर्तने संबंधी अशुद्धियाँ नहीं होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन जो व्याकरण का टॉपिक है वो है संधि। हम बात उससे करेंगे, लेकिन संधि जानने के लिए संधि है शब्द विचार का टॉपिक। शब्द विचार जो है ना, सबसे पहले इन तीनों में क्या देखना है, हम जानते हैं ये 2 चीज़ों की करनी है, यानी इनकी परिभाषा देखनी है तीनों में और इनका प्रकार देखना है। इतने में पूरी व्याकरण सिमट जाएगी। वर्ण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, शब्द किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अगर हमने देख लिए तो हम यूँ समझ सकते हैं कि ये जो है इस तरह से हम अच्छी तरह से इस व्याकरण को सीख सकते हैं। कैसे, आप देखिएगा कि वर्ण विचार हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये जब तक नहीं आएगा तब तक विद्यार्थी आगे के भागों में कमजोर साबित होगा। तो मैं संधि पढ़ाऊंगा, शुरुआत करता, लेकिन पहले मैं आपको ये वर्ण विचार के बारे में मोटे तौर पर, इनका तो अलग से टॉपिक होगा तब हम अलग से अध्ययन करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर ये समझने के लिए इनको बदलाता हूँ कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि वर्ण क्या है, 2 चीजें जाननी है, परिभाषा और प्रकार। अब परिभाषा में ही हम उसके लक्षण काउंट कर सकते हैं, लक्षण या विशेषता।
या विशेषता, मतलब वर्ण की विशेषता क्या है, क्यों वर्ण महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और ये जानकारी एक हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक है, चाहे वो किसी भी कक्षा का विद्यार्थी है। हमारे क्या होता है, हम प्रतियोगिता में बहुत से मेरे पूर्व विद्यार्थी बहुत सफल हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, आप लोग भी पहुंच सकते हैं, वो जो आने वाले विद्यार्थी हैं वो भी पहुंच सकते हैं। आपको बेस मजबूत करना होगा, आपको आधार मजबूत करना होगा, व्याकरण का आधार वर्ण ये जानकारी नहीं, तो फिर हम लोग कहते हैं कि यार मेरे हिंदी में ये गलत हो गया, अरे यार देखो ये वर्ण किसे कहते हैं मुझे नहीं आया, कुल वर्ण कितने होते हैं ये नहीं आया, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये नहीं आया, मेरे गलत हो गया, तब अफसोस के साथ दुख होता है। क्यों? आपका बेस मजबूत नहीं, आपने छोटी कक्षाओं में गहनता से अध्ययन नहीं किया। वर्ण की परिभाषा बहुत से आप किताबों में भी देखोगे ना तो यही दे रखी होगी, हिंदी की सबसे छोटी इकाई को वर्ण है, क्योंकि ये नहीं परिभाषा यूँ समझे कि हिंदी में एक ध्वनि होती है, ठीक है, ध्वनियों के ये लिख कर रख सकते हैं आप, आपकी ये धरोहर हो सकती है। लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं, ये सबसे छोटी परिभाषा है और उचित परिभाषा है। कैसे? आपने उच्चारण किया है, उच्चारण कैसा उच्चारण किया, आपने दोनों होठ मिला करके ओष्ठ से उच्चारण किया, किसका? एक प वर्ण, तो उस प ध्वनि का लिपि रूप ये है, हिंदी में सीधा यूं आएगा, ये यूं प, ये प, मैंने चलो जल्दी नहीं का थोड़ा घुमाव आ गया, ये और हिंदी का लिपि रूप ये शुद्ध है, ये प। मैंने उच्चारण किया इ, इसका मतलब ध्वनि दीर्घ नहीं थी, ह्रस्व थी, ध्वनि लंबी नहीं थी, छोटी थी, कम थी, तो ई छोटा हो तो उसका लिपि रूप ये यूं करके ये ई। अगर ये लिपि रूप होता ई, दीर्घ ध्वनि होती तो ई बड़ा होता। ये सारे हिंदी के क्या है, हिंदी की वर्ण, ध्वनि निकलती, ध्वनि फेफड़ों से, दो फेफड़े होते हैं भाई, संकुचन होता है तो यहाँ तक वो आती, यहाँ से लेके कंठ के काकल से लेकर ओष्ठ तक ध्वनि भीतर टकराती है, तो टकराती है तब तो व्यंजन बन जाती है, ध्वनि सीधे निकलती तो स्वर कहलाती है। ये बस इसकी प्रकार हो गए, यानी वर्ण किसे कहते हैं, तो ध्वनियों के लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन, वर्ण दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। अब ये मैंने आपको यहाँ लिखा लक्षण या विशेषता, हम आगे बढ़ते हैं। केवल ये तो कोई पूछने हमें कि वर्णों की उपयोगिता क्या है, हम क्यों सीखते हैं, इनका महत्व क्या है, इनके लक्षण क्या है, तो इसकी बहुत सारी उपयोगिता हो। सबसे पहले वर्ण हिंदी की लघुतम इकाई है, वर्ण हिंदी की लघुतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा रूप है। दूसरी कह सकते हैं कि इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, मतलब ये लघुतम इकाई है, अब इसको और नहीं विभाजित कर सकते, इससे आगे और विभाजित नहीं कर सकते। फिर अपवाद के साथ कि वर्ण की ध्वनि होती है, अर्थ नहीं, मतलब क च त प अ आ ई अगर कुछ बोलेंगे तो उनकी ध्वनि हो सकती है, उनकी ध्वनि हो सकती है, अर्थ नहीं होती है। लेकिन इसके अपवाद स्वरूप कहते हैं, जैसे ये ज वर्ण है, इसका तो अर्थ निकलता है जल लेने वाला,
लेकिन जय को और विभक्त किया जा सकता है। ये ज आता है और ये अ इसमें मिला हुआ है, इसलिए ज हुआ। तो मूल रूप से इनका अर्थ होता है कि इनकी ध्वनि निकलती, अर्थ नहीं। फिर नंबर 4 है कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन। फिर नेक्स्ट कुल वर्ण 44 होते हैं। ये बड़ा विवाद है, ये गहराई से समझेगा। और इसमें कोई 52 बताता है, कोई 54 बताता है। हिंदी के मूल वर्ण जो है 44 के, 11 स्वर, 33 व्यंजन, 44 44। अब हम अगली क्लास में आपके ये देखेंगे कि वर्ण में स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तब तक जो है आप स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिए। पहले ये नोट कर लीजिए, आपको समय है इस पूरे जो है कि वो विधि की व्याकरण क्या है, व्याकरण का अर्थ क्या होता है, उसको आप एक परिभाषा बना करके मैनेज कीजिए। फिर आप जो है दूसरे रूप में ये हिंदी व्याकरण के 3 भाग में वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ये आपको नोट करना है। फिर आपको नोट करना है कि हम सबसे पहले वर्ण को लेते हैं, क्योंकि हमें शब्द विचार सीखना है। हमारे 10वीं 12वीं और कॉलेज में ज़्यादातर जो है वाक्य विचार और शब्द विचार ही परीक्षा में पूछते हैं। वर्ण विचार से 1-2 प्रश्न जरूर आते, नहीं आते इसलिए। लेकिन वर्ण विचार जब तक स्पष्ट नहीं होगा मस्तिष्क में, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। अभी हमने कहा ये 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर आगे बात चली कि वर्णों की उपयोगिता क्या है। तो ये हिंदी की सबसे छोटी इकाई है जिसकी ध्वनि निकलती है, जिसका अर्थ नहीं निकलता, उसे वर्ण कहते हैं। ये ध्वनियों की लिखित रूप कहलाते हैं, इसीलिए कि ध्वनि है तो ध्वनियों की लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में कुल वर्ण 44 होते हैं, 11 स्वर होते हैं। अब हमें पूरा देखना है कि हम स्वर तो लिखते हैं 13 अंग और अह, इनको अयोगवाद ध्वनियाँ कहते हैं। उनका न स्वर में योगदान है न व्यंजन में योगदान है। ये सब जो है हम अगली नेक्स्ट क्लास में सब करेंगे। धन्यवाद।